तो सबसे कॉमन नाम है ग्रेविटेशन। क्या कहता है ये कि जब भी दो मासेस, मान लीजिए मास है m1, ये है m2, और इनके बीच का डिस्टेंस है r। वैसे ये डिस्टेंस सेंटर से लिया जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर r। और तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। और जो सबसे इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं तो क्या बन जाएगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये बन गया। और यहीं से हमें मालूम है कि अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके इक्वल का साइन लगाऊं तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, तो यहाँ पे जो k है कांस्टेंट, वो कैपिटल G से डिनोट किया जाए। इसका पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। कोई आज मेहमान आया लग रहा है, गुड मॉर्निंग। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लोगों ने बेटा नया चैप्टर इस शुरू किया फिजिक्स का, ये सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या कहता है, ग्रेविटेशन ये कहता है कि दो मासेस अगर रखे हों तो उनके बीच के अंदर जो फोर्स लगता है वो आपस में एक दूसरे पे लगाते हैं, वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मास m1 बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, m2 बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, और दोनों बढ़ेंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। जल्दी से लिखिए। और दूसरा क्या कहता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ, वो ये कहता है दूसरी बात कि उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर r बढ़ेगा तो फोर्स समझ लीजिए 2 स्क्वायर की रेट से कम होगा, ये क्या है। और जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो फॉर्मूला मेरा बन गया ये, F is directly proportional to m1 into m2 divided by r square। ठीक, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। और जब भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाता हूं सागर तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है इक्वल लगाने के लिए, और वो कांस्टेंट यहाँ पे कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतना जल्दी से लिखिए। इसकी सबसे खास बात यह है कि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ
किसी भी गैलेक्सी में चले जाओ, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये सबसे खास बात है, इसीलिए इसके साथ यूनिवर्स वर्ल्ड को खास तरीके से लगाया गया। बाकी जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे कूलम्स लॉ वाला कांस्टेंट याद है, बार बार वो तो हम यूज कर चुके हैं, क्या था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, देखो बिल्कुल वैसा ही है, फॉर्मूला नहीं है। K M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो K होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये कांस्टेंट का पार्ट है, यही असल फैक्टर है। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पर, कि कहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, कहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, समझ गए। लेकिन ये जी ये डिपेंड नहीं करता, चार्ज वो मास चाहे जमीन पे रखा हो, चाहे आसमान में हो, चाहे चांद पे हो, चाहे सूरज में हो, चाहे किसी और गैलेक्सी में हो, चाहे जमीन के अंदर हो, उनके बीच का फोर्स हमेशा इसी फॉर्मूले से आएगा और जी की वैल्यू हमेशा वही रहेगी। क्या थी, जल्दी बोलो, देखो खाली ऊपर, हाँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी की। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ गया। परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। तो इस बात को लिखा आप लोगों ने, नहीं लिखा है, इसको लिखिए जल्दी से कि ये चेंज नहीं होती है, जल्दी से लिख डालिए। मान लीजिए ये मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसमें दो मास है, मास है, मास M1 M2, इनका चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो फोर्स, कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, आ गया, दोनों का फॉर्मूला लग गया। ओके, अब मैंने क्या किया, ये स्विमिंग पूल बना दिया, इसमें पानी भर दिया, इसमें मैंने पानी भर दिया। तो ऐसी बच्चों वाली चीजें रहेंगी, आसान आसान, मुश्किल पार्ट तो हम लोग खत्म कर चुके फिजिक्स का। तो अब कूलम्ब फोर्स जो होगा, बताओ क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। ये सब बाद में कैसे चेंज होता है, क्या होता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, नो चेंज। यानी ये तो मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मीडियम पे इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, और ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। इनका मास M1 M2 है, इनका सेंटर से सेंटर डिस्टेंस R है। अब मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन बताना है आप लोगों को, कैन यू हेल्प मी आउट, डायरेक्शन बताइए।
इसका मास ज्यादा होगा। हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है, फ्रेंड से ले लेना, ठीक है, शाम में वो हिसाब करके तुम्हें दे देगा जितने भी देंगे, ठीक है, जितने देने होंगे वो हिसाब करके दे देगा, हिसाब में सबको समझा दिया, ठीक है। और वो जब देगा तब देख लेना, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, उस टाइम हिसाब थोड़ी बताऊंगा। हो गया, तो बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या बताया, हमेशा मासेस के बीच में इंपॉर्टेंट बात क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m1 इसको खींच रहा होगा ना, तो इधर लग रहा होगा Fg। तो इस पर क्या होगा, हमने पढ़ा है हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो इस पर भी Fg लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ की क्या क्या बातें बताई थी मैम, जरा 2-3 कंडीशन क्लियर करो। अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, डिफरेंट बॉडीज लगता है। यस, वेरी गुड। और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन थर्ड लॉ की। अपोजिट डायरेक्शन में और डिफरेंट बॉडीज पर, और मैग्नीट्यूड सेम होता है, और एक और रह गया, चलो माफ किया तुमको इस बात के लिए, उसका टाइप भी सेम होता है। ये ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन ही लगेगा उसकी वजह से, समझिए। हाँ, जैसे हमने इसका एग्जांपल एक पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद हो, जब न्यूटन लॉ पढ़ा था, वो नॉर्मल वाला। तो हमने क्या किया था, नॉर्मल तो खट से लगा दिया था ऊपर, और इस पे लगा दिया था mg नीचे, याद आया। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, जबकि नॉर्मल बराबर mg है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या था इसका, नीचे नॉर्मल लगा था, किसके ऊपर, जिस सरफेस पे ये मास को रखा हुआ है, ये नॉर्मल इसके बराबर। ये तो इत्तेफाक है कि ये नॉर्मल mg के भी बराबर है, हमेशा थोड़ी होता है। जब इंक्लाइन प्लेन पे था तो याद है ना, हाँ, mg cos थीटा के बराबर हो गया था। नॉर्मल ये रहा और mg ये रहा, अब कर दो बराबर, अब हो जाएगा बराबर, नहीं होगा। ये है mg, ये है नॉर्मल, ये एंगल अगर थीटा है तो इसका ये नॉर्मल के डायरेक्शन में अपोजिट क्या लगेगा, mg cos थीटा, और इधर mg sin थीटा। तो नॉर्मल यहाँ पे किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल बराबर हो गया था mg के। तो ये तुक्के से बराबर हो गया था कंडीशन की वजह से, भैया। तो यहाँ पे नॉर्मल mg डिफरेंट फोर्स है, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि ये हमेशा जो होता है वो सेम टाइप का फोर्स होता है, वेरी गुड। तो डायरेक्शन अपोजिट, ये सारे पॉइंट लिख लिए हैं ना चारों, कहाँ लिखे हैं, मुझे दिख नहीं रहे चारों पॉइंट लिखे हुए। तुम लोग हल्के में ले लेते हो, अगर छोटा छोटा भी लिख लो तो रिवाइज करते वक्त एक एक वर्ड में रिवाइज हो जाएगा, और क्वेश्चन इसी में से निकल आता है। फिर आदमी, और क्योंकि इतनी छोटी और महीन बात होती है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बात मरतबा सही भी कर देता है, बात मरतबा कंफ्यूज हो जाता है। इक्वल होता है, अपोजिट होता है, डिफरेंट बॉडीज पे होता है, सेम टाइप का होता है, ठीक है। और ये एग्जांपल यहाँ पे दोनों बनाना साथ में, ताकि याद रहे इससे। तो इसका जो है बताओ मुझे से, ये वाला जो फोर्स है mg, इसका इक्वल एंड अपोजिट कहां लगा था, इसका रिएक्शन पेयर कहां था, किसी को याद है। नॉर्मल का तो नॉर्मल नीचे लग गया, mg का कहां लगा। अगर चौथी मंजिल पे हो और नीचे को आ जाए तो इतना फोर्स लगाएगा तो हम तो आकर के काम हो जाएगा। अर्थ का क्या होता है, अर्थ वहीं का वहीं रहती है, क्यों,
उसका साइज इतना बड़ा है, इतना ज्यादा मास है कि इतने नन्हे से फोर्स से उसका कुछ होता ही नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा, पता ही नहीं चलता उसको कि मेरे ऊपर कोई फोर्स भी लगा। जैसे हम लोग हैं, कोई एटम आकर के हमसे टकराया तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कोई एटम भी टकराया हमसे। अर्थ का मास किसी को याद है कितना होता है? मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये दोनों डाटा तो याद होने चाहिए। तो कल बताया था 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर रेडियस होता है अर्थ का। मास जो होता है वो 10⁻24 होता है केजी। अंदर आगे का नंबर अभी चेक कर लेंगे। कुछ नंबर ये देख करके याद आ रहा है एवोगैड्रो नंबर से मिलता जुलता है ये, ठीक है ना। वो 10⁻23 था, थोड़ा सा ही फर्क है। यानी अगर 1-1 किलो के एटम होते तो 1 मोल एटम बन जाते हैं। 1-1 किलो के एटम होते तो हमारी अर्थ में कितने एटम बनते? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। हो गया? तो अब सोचो, एक एटम को कंपेयर करो अपनी बॉडी से, वो टकराएगा तो पता चलेगा, उसके कोलिजन का फोर्स जो लगेगा कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो ऐसे ही इसका मास की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ वो इतना कम है कि अर्थ के ऊपर वो कोई चेंज नहीं ला सकता, ठीक है ना। इसलिए ये तो गिरता है जी से, और जी कितना आएगा अभी कैलकुलेट करेंगे, 9.81 आता है। हम लोग 10 मान लेते हैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए, ठीक है। लेकिन इसका जी कितना आएगा जरा कैलकुलेट करना, कितना आएगा? इसका जरा सा जी कैलकुलेट करो तो। हेलो जी 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 जल्दी बोले, क्लास में अर्थ कितना जी लगा तो मास का लगा अब जो समझ आ बोलिए कितना आया ये एक्सीलरेशन? फोर्स तो एफ ही रहा, और मास से डिवाइड करते हैं एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे सोचिए, वो मास मान लेता हूं ये वाला 1 kg है, 1 kg मास है, तो एक्सेलरेशन कितना आया, ये फोर्स कितना होगा 9.8 न्यूटन होगा, तभी तो 1 kg से डिवाइड करने पे एक्सेलरेशन 9.8 आएगा। अब इसी 9.8 न्यूटन को आप 10⁻24 से डिवाइड करिए अर्थ के मास से, तो कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻⁻24। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। चलिए
अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने वर्क एनर्जी पावर में एक और बात पढ़ी थी, किसी को याद है वो? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। तो ये कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए फिर क्या खास बात होती है, बोलो? चलो इंतजाम बता देगा, नाम बताओ। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात बताई थी और कम से कम 10-20 बार हम लोगों ने क्लास में इसको। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो वर्ड यूज किया था हमने वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए किया था, समझ गए? लिखो इस बात को, एक कंजर्वेटिव फोर्स है एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर दिस। हाँ जी, इसमें भी टाइम लग रहा है। बोलिए यार, दोनों फोर्स बराबर होते हैं, 1/1 आएगा ना, 1:1 सेम। ये सिर्फ इस वजह से नहीं बोल पा रहे हो, कॉन्फिडेंस की कमी, और कोई वजह नहीं। इतना मुश्किल सवाल थोड़ी पूछ लिया था मैंने। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाइए फिर से। यही दो मासेस हैं, M1 एंड M2। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। इफ द मासेस आर डबल्ड, मासेस को क्या कर दिया? डबल कर दिया। एंड डिस्टेंस इज हाफ, डिस्टेंस इज हाफ, उनको करीब ले आए। मास को कर दिया डबल और डिस्टेंस कर दिया r/2। ये 2m1 हो गया, ये 2m2 हो गया। बताओ फोर्स का रेशो क्या होगा? गुड। अब ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से और उसका डायरेक्शन बताइए। फोर्स डी पे कितना लग रहा है? फोर्स ऑन डी, नेट फोर्स, नेट फोर्स बताना है, जल्दी से निकाल के बताइए। सिंपल खाली मैथमेटिक्स लगाए। क्यों होंगे बराबर? इसलिए कि दोनों का मास सेम है, दोनों जगह पर मास सेम, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी है ये भी है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स भी सेम हो जाएगा, तो इसलिए दोनों फोर्स सेम हो गए। लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं? वेक्टोरियली। तो देखो टेल से टेल जुड़ा हुआ है, तो बोलो इंतजाम, इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। रिजल्टेंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ना, बोलो। तो ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? फॉर्मूला लगा दीजिए रिजल्टेंट का, याद है नहीं? क्या फॉर्मूला था रिजल्टेंट का? रिजल्टेंट फॉर्मूला था अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेरी गुड। तो यहाँ पे ए क्या है? वो f है, बी क्या है? वो भी f है, दोनों का स्क्वायर, प्लस ए बी क्या है? ये भी f का स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर। cos थीटा कितना है बस ये बता दो। 90 डिग्री। यस, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो दोनों के बीच का एंगल ये वाला कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो cos 90 रखते ही ये वाला फैक्टर हो गया शून्य। ये शून्य होते ही क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2f स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? f को बाहर ले लीजिए तो अंडर रूट बचा और f, ठीक है, अंडर रूट 2 और f। तो ये वाला मेरा फोर्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2f। बोलो ठीक है। दो फोर्सेस की वजह से तो निकल गया, अब तीसरा वाला रह गया।
तीसरा कौन सा रह गया? ये वाला रह गया, बी की वजह से। तो बी की वजह से फोर्स कैसे लगेगा? अच्छा, ये बात हमने लिखी नहीं लिखी कि जो दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर के अलोंग लगता है? पॉइंट ये लिखवा दिया था? नहीं लिखवाया तो चेक करो, लिख लो। हमेशा दो मासेस का जो सेंटर होगा उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उस लाइन के अलोंग लगता है फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों का डायरेक्शन यही रहता है। तो यहां पर भी फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा बताओ? यही रहेगा नहीं रहेगा? बोलो बच्चों। तो ये इधर ही रहेगा, ठीक है। ये पीला वाला इसको फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला फोर्स की वैल्यू बता दो, ये F3 की क्या होगी? चलो, तो वही सेम GM अपॉन ये वाला डिस्टेंस क्या होता है? हमने कई बार कैलकुलेट किया है कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो √2a होता है। तो √2a का स्क्वायर √2a होता है। तो एक बार डिस्टेंस पे इन दोनों के लिए तो a था, इसके लिए क्या हो गया? √2a हो गया। तो ये तो हो गया F, और F3 की वैल्यू निकालो, GM अपॉन a का स्क्वायर। ये है F3 की वैल्यू क्या आएगी? GM इंटू M अपॉन √2 का स्क्वायर हो गया 2, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। अच्छा, ये वाला जो मेरा नंबर है ये तो F ही तो है, ये रहा। तो इसकी जगह मैं F लिख दूं तो क्या हो जाएगा? F/2 हो गया, F/2 आ गया। तो ये वाला जो फोर्स F3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आप इसको F3 विल बी इक्वल टू F/2 भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो अब मुझे नेट वेक्टर फिर लेना है, क्योंकि ये वाला जो फोर्स लग रहा है F नेट, इन दोनों की वजह से ये कितना लग रहा है? ये लग रहा है √2F, और ये पीला वाला F3 कितना लग रहा है? F/2। दोनों का डायरेक्शन सेम है इंतमाम, तो दोनों को मैं बिल्कुल सीधे सीधे ऐड कर दूं, इस बार तो कुछ करना ही नहीं है। तो √2F प्लस F/2 ये ऐड करो, ऐड करके क्या आ जाएगा? √2 प्लस 1/2 इंटू F। ये आंसर है। इसमें कुछ नहीं, मैथमेटिक्स करनी थी और वेक्टर का थोड़ा सा इस्तेमाल करना। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो समझ लो कि उसने आपको थाली में सजा के रख दिया है, ये नंबर ले जाओ। क्लियर हो गई बात? लिख लिया? आगे चले। क्वेश्चन है होमवर्क में, एक और क्वेश्चन है। ये फिर से मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC। इसकी साइड भी आप ले लो, LL ले लो, AA ले लो, जो चाहे ले लो, ठीक है। इसकी साइड भी L ले लेता हूं। चलिए, जब L ले लिया है, पहले तो ये बताइए कि परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूं वर्टेक्स से यहां पे, और इस वर्टेक्स से इस वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने। और इस वाले से इस वाले पे किया परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। परपेंडिकुलर हैं ये सारे के सारे, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, याद रखना। तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंतजाम, ऑर्थो सेंटर। अच्छा, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। इसका स्पेशल नाम है, प्यार से इसके मम्मी अब्बू ने इसको नाम दिया है सेंट्रॉइड, ठीक है। इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस बताना है आपको, ये है क्वेश्चन। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और ये आपको
क्या करना है, घर से मुझे पूरी डेरिवेशन बतानी है कैसे आपने किया है। ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं बी। तो ए की क्या वैल्यू होती है आपको बतानी है एल की टर्म में, और बी की क्या होती है वो भी बतानी है। ये सब 9th का पार्ट है, 8th 9th का, तो इसलिए ये कैलकुलेशन आपको कर देना पूरा। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कुछ भी लगाइए, कैसे भी करिए, ये आपको चेक करना है। कर लेंगे, चले आगे। ये वाला क्वेश्चन भी करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस वाले पे इधर मास लगेगा इस बार, और इस वाले पे इधर लगेगा, और फिर इसका नेट ऐसे चला जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इतना कर लिया तो मामला ही आसान हो जाएगा। अब आता है इसका दूसरा पार्ट। ये तो हमने फोर्स के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुड। इसका दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो लिख लो इस बात को, इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हैं। मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम सीख चुके हैं, फोर्स अपॉन एम। ठीक है, जो किसी भी बॉडी पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स को मास से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कौन था, उसको बोलो टेक्स्ट मैसेज किया करे क्लास के टाइम पर। तो ये हो गया, फॉर्मूला निकालो जल्दी से, इसका क्या बनेगा। मास का फॉर्मूला जी, एक का मास मान लिया, ये अर्थ की वजह से है ना, तो एक मास अर्थ का इनटू मास मेरा, ठीक है, जफर का, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है आर स्क्वायर। आर क्या है, ये आर है रेडियस ऑफ अर्थ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ जफर। जब भी तो मेरा एक्सेलरेशन आएगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला। इस मास से ये मास कट गया, किसी भी चीज का एक्सेलरेशन इसीलिए जी आता है। और इसकी जब वैल्यू रखोगे तो 9.8 आएगा। जरा इसकी वैल्यू रखी जल्दी से बताइए, तो क्या क्या वैल्यू हमने सीखी थी, जल्दी से रखिए फोर्स की, और कैलकुलेटर यूज करके यूज करिए। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना बताया था, 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना था 6400 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो जल्दी से, तो कितना आया था, कैलकुलेटर यूज करके करिए। सर इनको तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये पावर को कैसे जल्दी करो जल्दी। अच्छा, ये अपना जो था वो किलोमीटर में था, तो एक गलती ये हो गई है, इसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो थे तो 10⁵
RE कितना था 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर आएगा। तो मीटर में लिख दिया। एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ध्यान से सुने जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ए इज नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द सोलर सिस्टम। क्या ये सोलर सिस्टम जो हमारा सोलर सिस्टम है, मिल्की वे गैलेक्सी, वो तो खैर वो हो गया हमारा पूरा का पूरा गैलेक्सी हो गया। सोलर सिस्टम मतलब सन और प्लेनेट, इसके बाहर एप्लीकेबल नहीं है। ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। ये तो यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है ना। दूसरा है इज यूज्ड टू गवर्न द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स ओनली। ये बताइए, ये तो पूरी दुनिया में जितने भी मोशन हो रहे हैं रोटेशनल, वो सबके लिए जो एक के अराउंड दूसरी, इवन एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी के अराउंड घूम रही है, उसके लिए भी एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गया। तीसरा, कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स। तो यहाँ पर जो ओनली नहीं लिखा है, कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स, तो यस इट इज ट्रू। जो सैटेलाइट हमारे एक बार भेज दी जाती है तो वो घूमती रहती है अपने आप। वो कैसे घूमती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है? सेंट्रीफ्यूगल। वो घूमती है तो इससे मिलता है सेंट्रीफ्यूगल, mv²/r। दोनों बराबर हो गए तो उसी जगह पे घूमती रहती है, उसी ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है ना। एक भी गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? या तो वो सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा या फिर वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट है, जैसा हम सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं। कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। हाँ, ये वाला बताइए। कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है ऐसे। एटम में नहीं, अंदर न्यूक्लियस, उसमें प्लस चार्ज और बाहर इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव चार्ज। वहां ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस मास के लिए नेग्लिजिबल हो गया ना, वो वैसे ही इतना कमजोर होता है। हाँ, मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं कराया, वरना मैं फर्स्ट चैप्टर में ये कराता हूँ। तो ग्रेविटी, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ध्यान से सुन लो, खाली तरीका किए। 2 इलेक्ट्रॉन लिए मैंने, और इलेक्ट्रॉन ले करके लिख ही देता हूँ। मान लो ये इलेक्ट्रॉन लिया, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है ये। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। इसका फोर्स निकालो, इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। तो ग्रेविटेशनल के लिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और मास क्या यूज होगा? किसी को मास याद है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 का स्क्वायर, डिस्टेंस 1 स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 9 इंटू 10 की पावर 9। ये तो k का हो गया वेरिएशन, k की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। ये होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और Q1 कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। इन जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 10 की पावर 34 के करीब आंसर। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने गुना ज्यादा है? 21। बोलता है यार, 10 की पावर 34, एक के आगे 10 में 1 जीरो लगता है, और यहाँ पे 34 जीरो लगना है। ये कैलकुलेशन करना। चलो, अब तुमने आंसर इतना बढ़िया दिया है तो इसकी सजा ये है कि इसको कैलकुलेट करो। सब लोग लिखो इसको। तो इतना फर्क होता है, हो गया बस। यहाँ पे तो एक रखा हुआ 3 kg का मान। सब लोग लिखें जल्दी से, साथ के साथ बनाएं। 3 kg। बाकी हर 1 मीटर पे 1 किलो का मास रखा है, 1 kg।
हर 1 मीटर पे 1 kg एंड सो ऑन। ये कितना है 1 मीटर, ये कितना हो जाएगा 2 मीटर, ये कितना हो जाएगा 3 मीटर है। डायग्राम बना, आगे वाला 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और यहाँ पे इनफाइनाइट मास रखे हुए हैं। कितने रखे हुए इनफाइनाइट। ये वाला मास कहाँ रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, ये वाला मास कहाँ रखा है इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट मीटर। बन गया, लिखिए फाइंड, क्वेश्चन लिखिए फाइंड द नेट फोर्स ऑन 3 kg mass due to all the masses. As shown in figure. बनाइए जल्दी से। पहले वाले की वजह से फोर्स क्या लगेगा, मान लेता हूँ F1, तो क्या हो जाएगा G और ये मास तो है 3 और ये है इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे की वजह से F2, या ऐसा करूं नेट फोर्स लिख देता हूं सीधा, यहाँ पे नेट फोर्स, तो ये तो हो गया F1। F2 की वैल्यू दूसरे वाले की वजह से कितना हो जाएगा G, इधर देख रहे हैं सब लोग, दूसरे की वजह से कितना फोर्स हो जाएगा इस पे G, मास तो 3 kg है इंटू 1 अपॉन ये इस बार डिस्टेंस कितना हो गया 2 का स्क्वायर, फिर तीसरे की वजह से कितना हो जाएगा G, ये वाला मास तो 3 रहेगा इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस G 3 इंटू 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस कितनी बार लिखूं इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम लिखूं। क्या चाहते हो यही क्लास में दम निकल जाए, तो ये हो गया बस। अब इसमें कौन सी चीज कॉमन है वो कॉमन लिख दो, F नेट G3 कॉमन है, G3 नेटवर्क का टाइम चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1/2 का स्क्वायर, यहाँ 1/3 का स्क्वायर, यहाँ 1/4 का स्क्वायर, यहाँ ये बन गया। वेरी गुड। चलिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका पता है कैसे करते हैं। ऐसी सीरीज होती है जो इनफाइनाइट टाइम इस तरीके से वेरी कर रही होती, तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, और इसके इनफाइनाइट टाइम टर्म्स को अगर हमें ऐड करना होता है, समेशन करना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है फैज याद है, A/1 - R। ये क्वेश्चन मैं शायद एक आध मरतबा पहले भी यूज कर चुका हूं। ए क्या है, ए इज, किसी को याद है ए क्या है, फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म है, तो पहली टर्म क्या है 1, यानी ए की वैल्यू 1 है। आर क्या है, आर कॉमन रेशो, देखो पहली टर्म से दूसरी टर्म को डिवाइड करो, पहले 1/4 को पहली टर्म से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1/4 आएगा। अब देखो दूसरी टर्म को 3 × 9 कॉमन रेशो
1 है मेरे ख्याल से क्वेश्चन में है। यही तो कहूँ, कॉमन रेशियो निकालना निकल ही नहीं रहा है। हमने जो है थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है क्वेश्चन में गड़बड़ क्या की है, इसमें ये ऑड नंबर वाले मीटर नहीं लिए, सारे इवन वाले लिए। ठीक है, सारे क्या करने हैं, इवन नंबर वाले लेने हैं। तो 1 2 लेंगे, फिर 3 की बजाय 4 लेंगे। ठीक है, फिर क्या लेंगे, 6 लेंगे, फिर 8 लेंगे, तभी तो कॉमन रेशियो निकलेगी। ठीक है, फिर 10 लेंगे इवन नंबर। लीजिए, ये लिख लीजिए, सिलेक्शन कर लीजिए, सॉरी फॉर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, करिए करिए करिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए कॉमन रेशियो आएगा, यहाँ पर आया 1/4। अब आगे क्या है, 1/16। बोलो सागर, 1/16 है अगली टर्म, ये वाली 1/16 को उससे पहली वाली टर्म से डिवाइड करो 1/4 से, तो फिर 1/4 आएगा। सॉरी उल्टा करिए, उल्टा पहली टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करिए तो 4 आएगा। ये तो हमने वो कर दिया। 1/4 को 1 से किया, 1/16 को नहीं, ठीक तो है, 1/4 तो आ रहा है, 1/16 है ना टर्म, ठीक तो है। 1/4 को 1 से किया तो 1/4 आया, 1/16 को 1/4 दिया तो 1/4 आया। अगली टर्म को करिए, 1/36 डिवाइडेड बाय 1/16, फिर से 1/4 आएगा। चलिए, वही जगह कंफ्यूजन, तो फिर कंफ्यूजन कंटिन्यू हो जाती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू हो गई 1, ये हो गया 1, r की वैल्यू हो गई 1/4। तो आंसर क्या आ गया, 1/1 में से 1/4 गया 3/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 4/3। 4/3 आ गया, तो एफ नेट क्या हो गया, एफ नेट हो गया 3g इंटू 4/3। तो 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 4g। 4G नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया 3G से। ये अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू निकाल करके बता दें। चलिए अभी ट्राई करिए 2-4 मिनट, फिर उसके बाद हम लोग इसको